8 मार्च एक याद दहानी का दिन है। याद दहानी इस बात की कि इस दुनिया को परवरदिगार ने मुकम्मल तौर पर तख्लीक़ किया और हमें ये चाहिए कि हम अफराद के हुकूक़ की पासदारी करें, निगहदारी करें और इस बात की एहतियात रखें कि उन तक पहुँचे। और जो चीज़ सबसे पहले पहुँचे वो इंसाफ़, इंसानी हुकूक़ हों और उनमें इंसाफ ना हो तो माशरा हमेशा डामाडोल रहता है। औरतें ज़िंदगी की काश नहीं हैं, ज़िंदगी का हिस्सा हैं, उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता। ये याद रखने की ज़रूरत है कि एक माशरे में जब तमाम लोग मिल के काम करते हैं, अपनी हैसियत, अपनी सलाहियत, अपनी जैसी कोशिश के साथ, तो माशरा हमेशा आगे बढ़ता है। हमको बस ये बात याद रखने की है कि हम किसी को रियायतें नहीं दे रहे हैं, हम औरतों को वो दे रहे हैं जो उनका हक़ है और इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि अगर उन्हें अपने हुकूक़ के मिलने का यकीन हो जाएगा जो इंसानी सतह पर बराबर हैं, तो उनकी कारकर्दगी बहुत नुमायाँ हो जाएगी। वो ज़िंदगी की खामोश तमाशाई नहीं रहेंगी, वो ज़िंदगी के मैदान में खड़े होकर ज़िंदगी के चैलेंज कबूल करने को तैयार होंगी। सबसे ज़्यादा लुत्फ़ की बात यह है कि सुबह की उम्मीद रखिए, रात गुज़रने के लिए आती है, सुबह नवीद देने के लिए आती है। अगर हमसे हमारी ताकत या हमारी बड़ाई या हमारी तवानाई के ज़ोम में किसी चीज़ में भूल हुई है तो उस भूल को दुरुस्त कर सकते हैं। रोशनी हमेशा रास्ता दिखाती है, कभी पीछे नहीं ले जाती। आइए आगे बढ़ें, मगर एक दूसरे का हाथ थाम कर, एक दूसरे का एहतराम करके और एक दूसरे की इज़्ज़त करके। तरक्की कभी आपसे मुँह नहीं मोड़ सकेगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और आप सबको उम्मीद सहर वुमेंस डे स्पेशल में खुशामदीद कहती हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज 8 मार्च है और ख़वातीन का आलमी दिन है जिसे पूरी दुनिया में बहुत ही खूबसूरती के साथ मनाया जा रहा है। आज PTV पर हम लोग आपके साथ यही दिन उतने ही जोश व खरोश से मनाने आए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी ख़वातीन को दावत दी जाए, उनको मदऊ किया जाए जो अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं, मार रही हैं, उसके साथ साथ अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही हैं। आज हमारे साथ कुछ ऐसे नगीने मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। आज ऐसी ही 5 बाहिम्मत ख़वातीन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के किसी मरहले में कहीं पर हार नहीं मानी। हमारे दाएं जाने पहले CTO लाहौर अमारा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। उनके साथ बैठी हैं डॉक्टर मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे इस जानिब नूर फातिमा, जो आपस की बात है मेरी स्टूडेंट भी रही हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं सिद्रा अमीन और बीबी सकीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर मरियम नोमान से, जो कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सियालकोट की फाउंडर प्रेसिडेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज व यूनिवर्सिटी सियालकोट की सिंडिकेट मेंबर है, और तो बाकी सब कुछ हम इनसे जानेंगे। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताएं कि फाउंडर प्रेसिडेंट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सियालकोट में। हाँ जी, फाउंडर प्रेसिडेंट वो होता है जो पहला प्रेसिडेंट होता है तो मैं समझ जब इदारा बनता है। बिल्कुल। तो हमारे इदारे को बने अभी 2.5 साल हुए और मैं उसकी पहली सदर हूँ, तो इसलिए फाउंडर प्रेसिडेंट। वंडरफुल। लेकिन ये कहानी तो 6 औरतों से शुरू हुई थी 2005 से। जी ऐसा ही है। उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। 2005 में सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहली विमेन रिसोर्स सेंटर बना और उस वक्त हम 6 मेंबर्स थी और वो फिर बढ़ती बढ़ती माशाल्लाह अब 360 मेंबर्स हो गई हैं वहाँ पे। और हमारे फिर चैम्बर जब बना तो अब इस वक्त वहाँ पे 136 हैं, तो लगभग तकरीबन 550 ख़वातीन हैं सियालकोट में जो कि बिजनेसेस में हैं
और जिसमें से 90% जो है वो एक्सपोर्ट बिजनेसेस में है। माशाल्लाह, एक्सपोर्ट बिजनेस जो कि पाकिस्तान की इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है और ख़वातीन उसमें इतना अहम किरदार अदा कर रही हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दोज वुमेन एंड ऑफ कोर्स यू एज़ वेल। तो ये बताएं कि चेंबर ऑफ कॉमर्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है कदम है, उसकी तश्कील, उसकी फाउंडिंग प्रेसिडेंट होते हुए आपको क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी और उसके पीछे जज्बा क्या था? जज्बा तो यही था कि ज़्यादा ख़वातीन आगे आएंगी, ज़्यादा ख़वातीन एम्पावर होंगी तो हमारे लिए भी आसानी होगी और उनके लिए भी आसानी होगी। लेकिन उससे भी बढ़ के ये था कि एक हमारा इमेज जो कि बहुत नेगेटिव इमेज जिस वक्त दुनिया के सामने है, एक पाकिस्तान में जो ख़वातीन के इस वक्त हालात हैं उनके उसको मैं समझती थी उसको चेंज करने में एक बहुत बड़ा किरदार ही अदा करेगा। डॉक्टर साहिबा, आप सियालकोट के बारे में और उसके बाद वहाँ पर औरतों को इंडिपेंडेंटली कारोबार करने के लिए कैसे सपोर्ट किया जाता है और आप लोगों का उसमें क्या किरदार है? मैं समझती हूँ हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम सियालकोट से हैं। रियली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि सियालकोट एक वाहिद, मैं तो नहीं कहूँगी वाहिद, लेकिन एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिटी है जिसकी ज़्यादातर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं और ये सब इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं। और चूंकि हम एक्सपोर्ट्स में हैं ज़्यादा तो हमारा माइंडसेट भी ना बिल्कुल डिफरेंट है बाकी लोगों के साथ। हम इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ डील करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के साथ डील करते हैं। हमें वो सारे कंप्लाइंसेस और वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि एक अच्छे इदारे को करने चाहिए। तो अगर हम उन पे नहीं करेंगे तो ब्रांड्स हमारे साथ कभी काम नहीं करेंगे। एक अच्छे इंटरनेशनल इदारे को, इंटरनेशनल, अभी हम जब VIP रूम में बातें कर रहे थे तो आपने सियालकोट की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताया था, फुटबॉल की हिस्ट्री के बारे में। मैं चाहूँगी कि उस इंडस्ट्री के अंदर औरतों का कितना किरदार है वो भी ज़रूर बताया। फुटबॉल इंडस्ट्री तो बहुत पुरानी है, मेरे ख्याल है 60s शायद उससे भी पुरानी है, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए बॉल हमारे सियालकोट में बन रहे हैं सिंस 1976। 1976 ऑनवर्ड्स 11 फीफा वर्ल्ड कप बॉल्स सियालकोट ने दिए हैं दुनिया को। वाह, तो आगे भी देने का इरादा है? बिल्कुल है जी। और सिर्फ फुटबॉल ही नहीं है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, स्पोर्ट्स की बहुत सारी, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बैट्स, बॉल्स, लेदर गारमेंट्स, स्पोर्ट्स वेयर, लेजर वेयर्स, आप दुनिया की मोटर बाइक इक्विपमेंट्स, लेदर जैकेट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बेहतरीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनता है पाक सियालकोट में। तो ये एक स्किल्ड लोगों का शहर है। तो आप बता रही थी कि फुटबॉल इंडस्ट्री में जो ख़वातीन काम कर रही हैं उनके ऊपर ज़रा, नंबर ऑफ वुमेन के ऊपर ज़रा रोशनी डालें। देखिए, जो अच्छी फैक्ट्रीज हैं उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी तादाद, 1000, 1200, 1500, मतलब एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वुमेन वर्कफोर्स काम कर रही है। और सिर्फ नीचे वाली सिर्फ वर्कफोर्स में सिर्फ वो ये नहीं है कि वो स्टिचर्स हैं, वो इंजीनियर्स भी हैं, वो R&Ds में भी हैं, वो मिडिल मैनेजमेंट में हैं, वो अपर मैनेजमेंट में भी हैं। R&D ख़वातीनों हज़रात रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि किस तरह के बॉल्स होने चाहिए, उनको किस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, दुनिया में हमें कौन कौन कंपटीशन दे रहा है और इकोनॉमिकली कौन सा बॉल ज़्यादा इफेक्टिव होगा और कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और किसे सिलेक्ट किया जाए। जी जी, थिंग्स लाइक दैट। अगली मेहमान है अमारा अतर साहिबा, CTO लाहौर है। अब हम उनसे जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी के जो डिफरेंट पहलू हैं उनके बारे में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं CTO साहिबा, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि इतनी राउडी ट्रैफिक है इस शहर की और आप इसको मैनेज कर रही हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। ये बताएं चैलेंजेस क्या क्या हैं आपके? चैलेंजेस एज अ वुमन पुलिस ऑफिसर, कुछ चैलेंजेस एज अ वुमन तो वी ऑल नो, जिस तरह से हमारा सोसाइटल सेटअप है और सब कुछ। एज अ वुमन पुलिस ऑफिसर आज से जब 15-16 साल पहले वी जॉइंड द पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हमने फेस किए जो अब शुक्र है कि थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट और अब जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ गई है लोगों के रवैयों में, लोगों की एक्सेप्टेंस में, लोगों की परसेप्शन के बारे में। लेकिन तब आपने सोचा शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब था तो एक जिसको कहते हैं ना कि एक स्केप्टिकल थे, ये कामयाब होंगी या नहीं, ये खातून आ गई है और ये यूनिफॉर्म पहनेगी, क्या ये चीज़ें कर सकेगी या नहीं, हम ये तो मर्दों का मुआशरा है।
आप कैसे सियासतदानों से मिलेंगी, आप कैसे मीडिया को देखेंगी, आप कैसे लॉयर्स के साथ बात करेंगी, ये सब सवालात थे जो लोगों के जहन में भी थे और लोग उसका इजहार कर भी देते थे। उस टाइम पे डेफिनेटली वो एक प्रेशर आप समझ लें या एक चैलेंज समझ लें कि अपने आप को मनवाना भी था। उनके शौक़ से आए थे तो शौक़ भी था, और फिर वो ये चैलेंज जो था वो हमने एक्सेप्ट भी किया। एंड वी ट्राइड अ लॉट कि अपने हार्डवर्क के थ्रू, मेहनत के थ्रू हम उसको प्रूव कर सकें कि हाँ, औरत हर चीज़ कर सकती है। और ये जो परसेप्शंस हैं जनरल कम्युनिटी की या कल्चरल रीजंस की वजह से, वो परसेप्शंस दुरुस्त नहीं हैं। सिर्फ इसलिए कि उनको चांस नहीं दिया गया, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तो इसलिए एक खुद ही से एज्यूम कर लिया गया कि ये तो कर नहीं सकती। हाँ, उनको चांस दिया जाए और फिर कुछ ना हो सके, फिर तो शायद बात बनती है। लेकिन ये कि चांस ना देना और फिर खुद ही एज्यूम कर लेना कि ये रोल तो वो अदा ही नहीं कर सकती, तो वो बात दुरुस्त नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ख़वातीन को, वो जगह जगह अपने आप को प्रूव करेंगी, वो सीखेंगी, वो मेहनत करेंगी, तो फिर ही ओवरऑल जिस तरह इन्होंने बात की डॉक्टर साहिबा ने, दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस एज अ कंट्री एंड एज अ सोसाइटी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप पहली CTO हैं फीमेल? जी, पहली CTO लाहौर हूँ एज़ फीमेल, लेकिन इससे पहले व्हेन आई वाज पोस्टेड एज़ DPO बहावल नगर, उस वक़्त भी मैं एज़ लेडी ऑफिसर्स में पहली खातून थी जिसको एज़ DPO अपॉइंट किया गया। तो मेरे लिए ऑनर की बात भी थी और मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी हमेशा क्योंकि बीइंग द सीनियर मोस्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर इन पंजाब, मुझ पे वो एक था कि अब ये चांस मिला है तो इसको अप्रूव भी करना है। तो वो एक चीज़ साथ साथ थ्रू आउट रही मेरे करियर के अंदर कि आई ऑलवेज हैड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूविंग माई सेल्फ, नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ बट फॉर द अदर वुमेन पुलिस ऑफिसर्स। बाकी खवातीन के लिए भी मुझे एक चीज़ साबित करनी। यू वर रिप्रेजेंटिंग द एंटायर वुमेन पुलिस फोर्स। एग्जैक्टली। अच्छा, ये मकाम जो है चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, इसे आप कैसे देखती हैं? ये कैसे आपके लिए एजाज़ है? इस पर हमें थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत मैं समझती हूँ कि इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है। इसमें चैलेंज आपने देखा है, लाहौर की बड़ी बेहंगम ट्रैफिक है, मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ ट्रैफिक इशूज़ हैं। कहीं पर डिसिप्लिन की बहुत कमी है, कहीं पर रोड्स जो हैं वो उस तरह से नहीं हमारे पास अवेलेबल कि हम फ़्लो ऑफ ट्रैफिक को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें। साथ ही साथ कुछ हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, कुछ जगहों पे स्कूल्स के बहुत इश्यूज़ हैं। रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर भी आपने देखा होगा लाहौर में बड़े अच्छे स्कूल्स रेजिडेंशियल एरियाज़ में बने हुए हैं, जिनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इश्यूज़ आते हैं हमारे पास। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे फ्रंट्स हैं जिसके ऊपर हम एक लड़ रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि हम ट्रैफिक के फ़्लो को स्मूथ रखें। थोड़े से इंजीनियरिंग इश्यूज़ भी हमारे होते हैं, रोड्स के टर्न्स और उससे रिलेटेड कोशिश की गई है लाहौर में ओवर द इयर्स, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई है इस सेंस में। रोड्स को बहुत जगहों पे खुला किया गया है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आसानी आई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें और इश्यूज़ आ जाते हैं, वायलेशंस के, बहुत सारे तरीके जो हैं हमारे शहरी जो हैं वो बहुत सारे ऐसे तरीके ढूंढ लेते हैं जो उस वक्त जहन में नहीं होते। तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, वो हर वक्त जो है वो हम उसी दौड़ में होते हैं कि हम इनको समझाएं कैसे, और फिर ये और वो इस दौड़ में होते हैं कि ये अब ट्रैफिक वार्डन गुजर जाएगा तो फिर हम दोबारा से अपनी वायलेशन कर सकेंगे। तो आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग सा एक वो हमारा रहता है असाइनमेंट। एज अ CTO, अगर विमेन हरासमेंट की कोई कंप्लेंट आपके पास आती है तो आप उसे कैसे डील करती हैं? देखिए, वुमेन हरासमेंट को यूजुअली ऑपरेशनल पुलिस देखती है। अगर हम रोड हरासमेंट की बात कर रहे हैं, रोड हरासमेंट, उसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ अपनी वुमेन सेफ्टी एप्स बनाई हैं। हमने ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम अपना लॉन्च किया हुआ है। बाकी तो हमारे डेफिनेटली ऑफिसर्स अवेलेबल हैं और उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि इस तरह की कोई, क्योंकि रिक्शे वालों से कई दफ़ा हमें ऐसी कंप्लेंट्स जो वुमेन सेफ्टी एप्स पे आती हैं, वो बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कहना भी चाहूँगी कि सब फीमेल्स अगर चाहें तो अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करें और उसके थ्रू वो हम तक पहुंच सकती हैं। उनका एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी, हमें बड़ी आसानी रहती है उसको रीच आउट करने में। तो दूसरा ये कि वहाँ पे जिस रिक्शे वाला है वो बहुत ऊंची गाने लगा के स्टूडेंट है उसको लेके जा रहा है और
बेहुदा किस्म के गाने लगे हुए हैं, तो वो भी एक हरासमेंट के उसमें आ जाता है। तो वहाँ पे इस टाइप की भी कंप्लेंट्स होती हैं, जिनको फिर हम स्टॉप करते हैं। वो वुमेन सेफ्टी एक्ट पे जैसे ही हमें कंप्लेंट करती हैं, सिग्नल का हमें बताती हैं, सिग्नल पे आगे हम उसको रोक लेते हैं। तो हम उसका वी लुक आफ्टर दैट केस, वो 115 पे पुलिस आ जाती है। ओके जी जी। एक खातून की हैसियत से ट्रैफिक के इंतज़ाम को देखना, ख़ास तौर पे जब चलान हो रहा होता है उस टाइम पर वायलेशंस को कैसे कंट्रोल करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, और कितना आसान या मुश्किल होता है आपके लिए इन इंक्वायरीज़ को डील करना? रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लोगों की जानें भी चली जाती हैं, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करें? बिल्कुल, मैंने हमेशा जितना भी थ्रू आउट ओवर द ईयर्स डेकेड और सो काम किया है प्रोफेशनली, उसमें कोशिश ये की है कि हमेशा बियॉन्ड द जेंडर सोचें हम। हमेशा इस सेंस में सोचें कि जो जिम्मेदारी है हमने उसको पूरा करना है। उस जिम्मेदारी से को अवॉइड करने के लिए या उससे शाये करने की जेंडर की बेसिस पे हम कभी भी शाये नहीं करते। जितनी भी आपने लेडी ऑफिसर्स देखी होंगी आजकल बहुत ज़्यादा जगहों पे वो तैनात भी हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। जी बिल्कुल। दे आर ऑल ट्राइंग टू वर्क प्रोफेशनली। वो कहीं पर भी अपने जेंडर को एक रुकावट नहीं समझती हैं। बिल्कुल, बल्कि हमने भी रिसेंटली शेरबानो के केस में बिल्कुल देखा है हाउ शी हैंडल्ड अ मॉब, और बड़ा मुश्किल काम था इचरे जैसी जगह के ऊपर ये मैनेज करना, लेकिन हैट्स ऑफ टू वुमेन हु आर डूइंग अमेजिंग वर्क। एग्जैक्टली इसी तरह से तो इस तरह से जिस तरह शेरबानो ने किया, इस तरह हमारी ASPs हैं, SPs हैं, एट डिफरेंट लेवल्स दे आर वर्किंग इन्वेस्टिगेशंस में, ऑपरेशंस में। और ख़ुद मैंने भी जितनी ऑपरेशनल में या जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन में काम किया, हमेशा यही सोच के किया कि ये चीज़ नहीं सोचनी है कि हम औरत हैं और ये औरत होना हमारे लिए रुकावट है। हमेशा यही सोचना है कि नहीं, हम हर चीज़ कर सकते हैं और प्रोफेशनली जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो हमने पूरी करनी है। क्या बात। तो इसलिए आई थिंक फिर वो कभी वो चीज़ आई नहीं है। रोड पे खड़े होना कभी भी परेशानी उससे नहीं हुई। और जो हमारा यूनिफॉर्म है ये वैसे भी एक आपको एम्पावर्ड फीलिंग का एहसास देता है मेरे ख्याल से। और जितनी भी ख़वातीन हमारी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आर वेयरिंग यूनिफॉर्म, दे आर वेरी प्राउड ऑफ वेयरिंग द यूनिफॉर्म। तो ये बताएं, क्या हमारा घर में भी पुलिस वाली है? घर में अव्वल तो टाइम बहुत कम मिलता है घर में होने का, लेकिन जितना भी टाइम होता है कोशिश यही होती है कि बच्चों के साथ अच्छा टाइम, ज़्यादा टाइम गुजरे, तो क्वालिटी पुलिस वाली नहीं होती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक शुरू में ये चीज़ डिफ़िकल्ट लगती थी। आप अपने टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके, किसी केस की इन्वेस्टिगेशन लेके आप घर आ जाते थे, आपके माइंड में वो होता था। लेकिन अब काफ़ी हद तक हम स्विच ऑन एंड ऑफ करना सीख गए हैं और वो हम रोल्स को ट्रांजिशन कर लेते हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजरता है घर के अंदर। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला अभी इनसे जारी है, लेकिन चलते हैं इस साइड पर जहाँ पर हमारे कुछ यंगर लॉट बैठी है, उनसे भी जानते हैं उनकी कहानी। हमारे साथ है नूर फातिमा, इंटरनेशनल चेस प्लेयर हैं, उसके साथ साथ बच्चों और औरतों के हकूक़ पर भी काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया था, ये मेरी स्टूडेंट भी रही हैं कॉन्वेंट में, तो मुझे बहुत खुशी होती है अपने बच्चों को आगे आता देख के। बेटा ये बताएं आप, नूर के चेस में दिलचस्पी कैसे हुई और आपने कब चेस खेलना शुरू किया? एक दफ़ा ये था कि ईद आने वाली थी तो घर पे डीप क्लीनिंग हो रही थी, तो एक चेस बोर्ड निकला, उसको बस उसकी साफ़ करके हम लोगों ने बोर्ड लगा लिया और मेरे डैड ने मुझे सिखाया कि पीसेस कैसे मूव करते हैं। आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम और इस तरह प्रोफेशनल उसको टेकअप करने का मेरा माइंड में ही नहीं था, कुछ एक्सपोजर ही नहीं था उस तरह का। ईयर्स लेटर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी कि यहाँ पे एक चेस टूर्नामेंट हो रहा है। तो आई जस्ट वेंट ओवर देयर। और वहाँ जब आपने ये देखा कि चेस टूर्नामेंट हो रहा है, उस वक्त आप कितने साल की थी? I think I was 16, 17 years old. जब years later. So वहाँ पे मैं गई और टू माई सरप्राइज़ पंजाब जैसे इतने बड़े प्रोविंस में सिर्फ 5 फीमेल्स थी एंड देवर आई थिंक 200 men over there. 200 men and only 5 females. एंड इतना बड़ा डिस्पैरिटी थी और तब मैंने सोचा कि इसको मैंने प्रोफेशनली टेकअप करना है जस्ट टू ब्रिज दैट जेंडर गैप। उसके बाद और लोगों से बातचीत शुरू की फीमेल से, एंड नाउ वी हैव एटलीस्ट 25 फीमेल्स हु प्ले इन वन टूर्नामेंट। दैट्स वंडरफुल, बहुत ही अच्छी बात है। तो नूर ये बताएं कि क़ुव्वत-ए उड़ान की तश्कील का साल 2016 है और आप हमें इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताएंगी?
कुव्वत उड़ान मैंने स्टार्ट की थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन। एक चाइल्ड अब्यूज़ का केस हुआ था कसूर में, जहाँ हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन वर मेड विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। उसके बाद मैंने इस पे रिसर्च शुरू की और पता चला कि पाकिस्तान में ये रोज़मर्रा की कहानी है। रोज़ बहुत से बच्चे हैं जो इस चीज़ से गुज़रते हैं। और उस टाइम पे मुझे एक वाक़या याद आया कि मैं एक ओल्ड एज होम गई थी और वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी ओल्ड एज होम में, उसकी मदर उधर रहती थी तो वो उनके साथ थी। तो उसने एक वाटर बॉटल को कवर करके अपने लिए डॉल बनाई हुई थी बिकॉज़ उसकी मदर अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मुझे फ़ौरन ये वाक़या याद आया कि बचपन जो है आपका वो तो खेल कूद का नाम है, खिलौना का नाम है और वो एक लाओबाली ज़िंदगी का नाम है। और उस एज में बच्चों को ये सब फेस करना पड़ रहा है, तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है बच्चों के साथ और उसी की वजह से मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इस चीज़ पे काम शुरू किया। अच्छा, कुव्वत उड़ान का बच्चों और औरतों के हकूक़ के लिए क्या मिशन है, क्या मकसद है? मेरा मिशन यही है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस लेकर आना है इस चीज़ के बारे में, पेरेंट्स को आगाही देना है ताकि बच्चों को महफूज रखा जा सके अपने घरों के अंदर और घरों से बाहर भी, उनके पास एक लैंग्वेज हो ताकि वो इस चीज़ के बारे में बात कर सकें। और जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा बहुत बड़ा कोई मिशन नहीं था, बस मुझे यही था कि अगर एक बच्चे को भी मैं सेव कर सकूं अपनी अवेयरनेस से तो आई थिंक आई वुड हैव प्लेड माय रोल। तो उसी को साथ लेके चली हूँ उसी मिशन को। अच्छा, आपने अपने करियर में और उसके दौरान कौन से बड़े चैलेंजेस का सामना किया है और कैसे? लोग क्योंकि इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था मेरे लिए कि जब मैं स्कूल और ऑर्गेनाइजेशंस जो जाती थी उनसे बात करती थी एडमिन ऑफिस में, तो लोग कहते थे ये क्या है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और आप बच्चों से ये बात करेंगे। और एक दफ़ा ये था कि मैं सेशन दे रही थी और सेशन के दौरान उन्होंने रोक दिया कि हमारे बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ पे सेफ़ हैं, आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल में बच्चे सेफ़ नहीं हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस थे। बट अब क्योंकि जब ज़ैनब केस हुआ उसके बाद मीडिया के थ्रू बहुत सी अवेयरनेस कैंपेन्स हुई और अब लोग जो हैं वो सुनने को तैयार हैं और अब खुद भी जो है चाहते हैं कि इसके ऊपर बात हो। बैनुल अक़वामी सतह पर चेस खेलने का तजुर्बा आपके लिए कैसा रहा? जब आप पाकिस्तान का ग्रीन कोट पहनते हैं और आप जाकर इंटरनेशनल खेलते हैं तो वो एक बहुत अलग फीलिंग होती है। मैंने एशियन एमेच्योर चेस चैम्पियनशिप में इंडिया को हराया एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तानी प्लेयर ने इंडियन प्लेयर को हराया, क्योंकि इंडिया में चेस इट्स एज बिग एज देयर क्रिकेट और पाकिस्तान में एज़ आई टोल्ड यू कि अभी ट्रेंड आ रहा है और अभी काम शुरू हुआ है, अभी बच्चे भी स्टेप कर रहे हैं तो टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप। ऑल्सो माई चेस कॉम्प्लीमेंट्स माई सोशल वर्क। जिस तरह मैं सोशल वर्क में औरतों के हकूक़ के लिए बात कर रही हूँ, अपनी चेस के थ्रू मैं एक लाइव एग्जाम्पल भी उनको देती हूँ। अगली हमारी मेहमान है सिद्रा अमीन, राइट हैंड बैट्समैन के तौर पर पाकिस्तान के लिए खेलती हैं। जून 2020 में इनकी ओडीआई करियर में 1000 से ज़्यादा रन्स। पाकिस्तान की 7वीं खातून बैट्सवुमन सिद्रा अमीन। आपने क्रिकेट के करियर का आगाज़ कैसे किया और जिस खेल को आम तौर पे बहुत ही मर्दाना समझा जाता है उसकी तरफ आप कैसे राग़िब हो गए? बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। ये जब मैंने भी स्टार्ट किया था बड़ी बातें सुनने को मिली थी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सोसाइटी के प्रेशर के अलावा सबसे पहले तो फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा और घर के अलावा इर्द गिर्द वालों को सबसे ज़्यादा होता है, मम्मी चाची फलाना ढमकाना, वो लोग काफ़ी पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि जिस मैं घर से थी, मेरे माशाल्लाह से 5 भाई हैं और अम्मी अब्बू की बड़ी सपोर्ट थी मुझे शुरू दिन से। कोई कुछ भी कहता था तो मैं कहती थी कि मैं लड़के भी अक्सर आ जाती तो मेरे भाई मुझे डिफेंड करने चले जाते थे, तो वो यही कहते थे कि ये हमारा छठा ही भाई है। सो इस तरह से मेरी अपनी क्रिकेटिंग जर्नी का स्टार्ट हुआ। लेकिन जैसे आपने स्कूल का ऐड किया है, सो मैं अपने स्कूल को क्रेडिट देती हूँ। मिस ने कहा एक कंपटीशन है बेटा, आपने क्रिकेट टीम बनानी है। आप सोचे कि मुझे लेग गार्ड भी नहीं पहनने आते थे, तो जब मुझे मिस ने सारा सामान दिया कि पहनो, तो मैं ना उल्टे शुल्टे पहन के ना तो उनके आगे खड़ी, तो वो कहती क्या किया है? मैं कहा मैं सॉरी मुझे नहीं पहनने आते। तो खैर फिर उन्होंने समहाउ मुझे बताया कि बेटा इसको ऐसे वेयर करना है, ऐसे हमारा एक कॉम्पिटिशन है, पीसीबी ने टीम बनाने का है, तो आप चलो। मैं आपको ये बात बता रही हूँ जब मैं 7th क्लास में थी। अच्छा। हाँ, तो बस फिर मेरा 7-8 लड़कियों का, मेरी ही फ्रेंड्स का ग्रुप था, वो मैंने पकड़ी।
कोई मम्मी डैडी थी, कोई थोड़ी खेलने वाली थी तो वैसे तैयार होंगी, एक दो को इजाज़त नहीं घर से मेरी थी, उनके घर गए कि प्लीज़ आंटी ने भेज दें, बस 1-2 दिन का ही टूर्नामेंट है। समहाउ फिर आगे 1-2 दोस्तों ने 2-4 लड़कियाँ पकड़ी, ऐसे हमारी टीम बन गई। गवर्नमेंट पायलट स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, तो वो कंपटीशन भी हम जीत गए पीसीबी। वाओ, क्या बात है। फर्स्ट टाइम। सो मैं कहती हूँ वहाँ से हेडलाइन में आना स्टार्ट हुए, और आपको पता है जब न्यूज़पेपर में पहली खबर आती है इधर लेके भाग रहे हैं उधर लेके भाग रहे हैं। सो मेरा भी सेम स्टोरी थी, वो भी इवन मेरा भाई लेके आया मेरा भाई लेके, यार सिड ये देखो खबर लगी है। मैं कहा किधर? कहता है ये जो तुम लोग कंपटीशन जीते हो। मैं कहा अच्छा मुझे नहीं खैर पता। पर मैं उसके बाद कहती हूँ कि मेरी करियर का क्रेडिट सबसे ज़्यादा ना कनेड कॉलेज को जाता है। वहाँ जो टीचर्स थे, जो सर थे जिन्होंने मुझे खेलते देखा था, उन्होंने तभी ना फ़ोन तो होते नहीं थे, अम्मी का या भाई का नंबर ले लिया। उन्होंने कहा बेटा आप नंबर दे दो तो हम आपसे खुद ही रब्ता कर लेंगे। जब मैंने मैट्रिक पास आउट किया उनका ही पहले फ़ोन मेरे घर आया। अच्छा। कि आप इधर कनेड में, और एवरीवन नोज के कनेड का कितना स्टैंडर्ड है। और मैं जिस घर में थी तो हमने भी कहा कि अम्मा आप देख लो कैसे आप लोग इतना फीस वगैरह वहाँ दे पाएंगे। तो फिर मैं खैर गई, हमने ये सारी चीज़ें ना अपने सर को और मिस को बताई, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हमने पे करना है, आप अपनी बेटी बस भेजिए। तो स्पॉन्सरशिप पे आपको एडमिशन दिया गया, मुझे कनेड स्पोर्ट्स बेसिस पे। हाँ जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स बेस पे खैर मेरा एडमिशन हुआ, फिर मैंने वहाँ से FA भी किया। सो फिर मैं कहती हूँ कि मैं अभी फर्स्ट ईयर में थी, अंडर 19 थी इवन मैं पाकिस्तान का टूर कर रही थी। क्या बात है, वाह 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 वाह। आने वाली फीमेल प्लेयर्स को आप क्या मशवरा देंगी? अब बस मैं हमेशा बड़ा, मेरा शुरू दिन से एक ही मैसेज है उन लोगों को कि विल होनी चाहिए एक तो, और आपकी नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपने जिस चीज़ की तरफ जाना है, और शॉर्टकट्स ही होने चाहिए लाइफ में, क्योंकि हर बंदा अभी जिस चीज़ में कदम रखता है वो कहता है कि मैं आसमान ही छू जाऊँ वो छूता है लेकिन टाइम के साथ। तो मेरी उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रेट पाथवे से आएँ और अपनी मेहनत से आएँ और अपना नाम बनाएं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस स्पेशल ट्रांसमिशन में जो ख़वातीन के दिन के हवाले से मनाई जा रही है PTV पर, हर शोबा है ज़िंदगी से ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। अब जिस बहादुर खातून के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सकीना बीबी। सकीना बीबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनकी पहले शौहर की इंतकाल के बाद जैसे सोसाइटी का प्रेशर होता है, माशरा की दूसरी शादी करवा देता है, इनकी दूसरी शादी करवा दी गई। प्रॉपर्टी के किसी झगड़े पर इनके दूसरे शौहर ने इनको सहन में आग लगा दी। उसके बाद अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर चलाने के लिए ये रेडी लगा रही हैं। सकीना बीबी, सबसे पहले तो हमें फ़ख्र है आप पर, आपकी हिम्मत पर, और जो कुछ आप पर गुजरा है उसके लिए हम शर्मिंदा हो सकते हैं सर। मैं तो शुक्रगुजार हूँ मैम मसरत मिसबा की, अच्छा, जिन्होंने मुझे जीने का सलीका बताया मैम। अच्छा। जीने का तरीका बताया और जीना सिखाया। सच पूछो तो उसी ने सिखाया, मैं तो ख़त्म हो गई थी। मेरे भाइयों ने जब मेरे मियाँ की डेथ हुई तो मेरे अभी छोटे बच्चे थे, 3 बच्चे थे मेरे अभी छोटे छोटे थे। तो मेरे भाइयों ने, मेरे भाई का ही ये दोस्त था, जानने वाला था, काफ़ी बूढ़ा था। अच्छा। उसके साथ मेरी शादी करवा दी कि चलो हमारी अभी बच्ची है, इतनी उसकी उम्र भी नहीं है तो लोग बातें करेंगे। तो रिटायर भी हो गया, चलो पेंशन आती रही हमारी जो बच्ची, माँ बाप नहीं थे ना, तो भाइयों ने यही सोचा कि चलो अपना गुजारा कर लेगी। तो जैसे तकरीबन अभी मेरी शादी हुई है, 1 साल हुआ है शादी को, मेरी बेटी पैदा हुई है, 5 माह की बेटी थी। उसी शौहर, दूसरे शौहर से? जी जी। अच्छा। बेटी पैदा हुई है तो उधर इस्लामाबाद में से ना। अच्छा। मैंने शुरू से मैं काम करती थी, मेरे मियाँ पहले जो बीमार थे, मैं शुरू से ही लोगों के घरों में पहले काम करती थी। अच्छा। अपना कमाती थी, अपने बच्चों का ना तो करती थी। लेकिन उसके बाद जब मेरे मियाँ की वो डेथ हुई, उसके बाद जब मेरे भाइयों को भी पता था और उस आदमी को भी पता था कि मेरे पास पैसे हैं। अच्छा। हाँ, सबको पता था मेरे पास पैसे हैं। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी बेटी पैदा होने वाली थी, तो मैंने ना 3 मरले का छोटा सा इस्लामाबाद में ना, ज़ाहिर उधर ही नौकरी करता था, तो उधर ही मैंने प्लॉट ले लिया अपने नाम पर। अपने, कहता रहा कि मेरे नाम कराओ, तो मैंने उस वक्त नाम नहीं कराया। मैंने सारे उसके पहले बच्चे हैं, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किधर लेके जाऊंगी, कुछ हो जाता है, इससे कुछ हो जाता है या मुझे हो जाता है तो मेरे बच्चे तो वैसे के वैसे रह जाएंगे। सही। वो समझदार थे, वो बड़े चालाक थे। अच्छा। वो ले लेंगे, तो मैंने ना अपने नाम करवाया। अच्छा। ये मुझे घर इधर एवेंट लेके आया, मज़े की बात कि मुझे छोड़ के उसी दिन वापस चला गया।
उसी दिन छोड़ के वापस चला गया। घर में इसकी बहू है, इसके 2 बहू हैं इसकी, और 2 ही इसके बेटे इधर रहते हैं। एक इस्लामाबाद में रहता था, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी तब। तो 2 बेटे जो इधर रहते थे उनकी बेटियां थी इस बच्ची जितनी, ये बड़े बेटे की जो इतनी बच्चियां थी, जो उससे छोटा था उसके अभी 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। 2 थे मेरे ख्याल में, 2 ही थे। उम्र का तो काफ़ी फ़र्क था। काफ़ी। तो उन्होंने मुझे धोखे से इधर छोड़ा है, चला गया। ज़ाहिर है जब वो मुझे कह रहा था कि इधर ही बच्चों को दाखिल कराओ, तो मैं अपने बच्चों की पढ़ाई तो नहीं ख़राब कर सकती थी। मैंने इधर सरकारी स्कूलों में ना अपने बच्चों का जाके दाखिला करवाया है, दोनों बेटियों का। तो जा रही हैं स्कूल, तकरीबन कोई 20-25 दिन हो गए हैं स्कूल जाते हुए। और मेरा जो बेटा है वो इधर प्राइवेट स्कूल में जा रहा था, अभी 4 क्लास में था। उसको छोड़ा, उसके पेपर हो रहे हैं। तो रमज़ान था, पहला रमज़ान गुजरा है, दूसरे रमज़ान की बात है, मेरा बेटा पेपर देने गया है। मेरी दोनों बेटियों को मैं छोड़ के, जो मेरी छोटी बेटी 5 माह की थी उसको ना उसके साथ ही घर है, मतलब दूसरी गली में ना घर है उसकी फूफो का, उसके पास छोड़ के चली गई कि इतनी दूर जाऊंगी। वैसे भी मुझे काम नहीं करने देती ना, रोती थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर इसको छोड़ जाती, बच्चियों को छोड़, इतनी दूर उठा के जाना मेरे लिए मुश्किल था, गर्मियाँ के दिन थे। तो मैं उसको छोड़ के ना स्कूल गई, बच्चों को छोड़ के आई हूँ। जैसे दिमाग में न पता नहीं क्या आ गया कि चलो मैं एक दफ़ा अपने घर का काम कर लूँ, उसके बाद जाके अपनी बेटी को ले आऊँगी, वो काम नहीं करने देगी। बस उस वक्त शायद मेरा बुरा वक्त था। मैं घर आ गई तो बाहर वाला दरवाज़ा उसी तरह खुला ही था। जैसे घर अंदर दाखिल हुई हूँ तो वो मेरे साथ झगड़ा करने शुरू हो गए। मैं झगड़े के अंदर ही ना वो बोलते रहे। मैंने बर्तन धो रही थी, बर्तन धो के उठा के रखे हैं, अभी कुछ बर्तन पड़े हैं। तो अंदर से आया है तो मेरे ऊपर ही ना यूँ करके ना बोतल ही फेंकी ऐसे ही मेरे ऊपर ना सारी बॉडी पे। मैंने समझा शैतानी कर रहा है। उसका बेटा शादीशुदा है और 4 लोग थे। एक तो उसका बेटा था, एक उसकी बहू थी और बहू की बहन और उसका खामन। चाहते क्या थे वो लोग? इतने दिन पहले मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते रहे। जैसे लड़ाई झगड़ा करते रहे, कहते रहे कि अपना घर जो इस्लामाबाद वाला है वो घर हमारे नाम करो। मैंने नहीं किया। मैं क्या क्यों करूं, मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे बच्चे, वो कहाँ जाएंगे। तो झगड़ा करते करते उसने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल फेंक दिया। तेल फेंक दी मैंने ना ऐसे अभी देखा ये, तो उन्होंने तीली जला के मेरे ऊपर फेंक दी। यकीन माने उस वक्त ऐसे आग निकली सी जैसे कोई शोले, इतनी पूरी बॉडी पे आग लगी। और ऐसे ना दिमाग में कुछ नहीं आया, ऐसे पीछे भाग उठी ना, दरवाज़ा खुला था, बाहर भाग गई। आग बुझाते बुझाते शोर मचाते मचाते ना बाहर चली गई। घर के साथ ही प्लॉट था। शुक्र है उस वक़्त दिमाग में ये आ गया कि इसी पानी में आग लगा दूं और इसी पानी में छलांग लगा दूं ताकि ये आग बुझ जाए। अगर 5 मिनट में छलांग ना लगाती तो डॉक्टर उस वक़्त बता रहे थे अगर 2 मिनट इसकी आग ना बुझती, दिल को सेक लग जाता तो ये औरत नहीं बचने वाली थी। उस वक़्त तकरीबन 8:30 का टाइम था, सुबह 8:30-9 का टाइम था। जब मैं बच्चों को छोड़ के आई तो वापसी का ये मेरे साथ उन लोगों ने किया। और शुक्र है मालिक का, जितनी देर लोगों ने मुझे पानी से निकाला है ना, मेरा जिस्म पूरी तरह जल गया था। मेरे हाथों से गोश्त यूं तक, यहाँ तक था, यहाँ तक नीचे मेरा गोश्त, मेरी हड्डियाँ निकल आई थी हाथों की। आग बुझाते बुझाते ना हड्डियाँ। उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बचूं। शुक्र अल्लाह पाक का कि लोगों ने मुझे उधर सिटी हॉस्पिटल, सिटी थाना में लेके गए रैविन। वो मुझे उन्होंने मेरी इधर रैविन में ना कोई सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ लेके गए। उन्होंने वहाँ से एम्बुलेंस में डाला तो मुझे जना हॉस्पिटल ले गए। अल्लाह का शुक्र है मेरी तकरीबन कोई 1.5-2 माह वहाँ ट्रीटमेंट हुई और मैं वहीं पे थी, दाखिल ही थी। तो मेरे मियाँ ने क्या किया, उसका बेटा है, मेरे सामने 70,000 रुपया लिया है इसने अपने बेटे से, जाके सुलहनामा कराया, सुलह कर ली।
उन लोगों के साथ छोड़ दिया। उसके बाद मैम ने मेरा तकरीबन पिछले साल की बात है, मेरा ये ना सर्जरी फिर करवाई है ना, हुई है, और तब से इतना महंगे से महंगा इसने मेरा इलाज करवाया। और मैम सच पूछे तो मैम मेरे ये हाथ ऐसे हुए थे, और ये मैम ने मुझे बताया, इस तरह बताया ना कि मेरी समझ में आ गया इस तरीके। और इतने प्यार से कोई किसी इंसान जले से इतना प्यार भी कर सकता है, ये कभी सोचा नहीं था। इतना मैम ने इस तरह प्यार से कहा कि एक वो घर था कि हर वक्त वो इंसान मुझे मारता था, उसी हालत में भी और नफ़रत करता था ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और मैम ने इस तरह मुझे जीना सिखाया ना कि मेरे हाथ भी ठीक करवा दिए, एक्सरसाइज भी करवाया और साथ में इलाज भी करवाया, और मुझे सीधा खड़े होने का सलीका बताया कि इस तरह बेटा किस तरह सीधा होना है, अगर नहीं ऐसे नहीं होगी तो यूं ही रह जाओगी, तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों का कौन है। ख़वातीन व हज़रात, ज़िंदगी में बड़े बड़े मुश्किल हालात को सामना करना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है। हर इंसान में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं होती कि इतना टूट जाने के बाद भी ख़ुद को समेट कर दोबारा खड़ा हो जाए। ख़वातीन में बच्चों से, आदमियों से ज़्यादा ये ताकत होती है, क्योंकि वो एक माँ है, एक बहन है, एक बीवी है, एक बेटी है, एक सास है। एहसास का नाम है औरत। इसी थीम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वी आर टेकिंग अ ब्रेक। थैंक यू।